तो क्वेश्चन करते हैं, वेज ऑफ मास m एंड ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये इसके डायमेंशंस दे रखे हैं ए बी बी सी सी ए, ये 2r के बराबर है और r क्या है, ये स्फीयर का रेडियस। अच्छा, ये वेज जो है ये मूव कर रहा है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस वी आई मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस r फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इन द फिगर। ये स्फीयर जो है मूव नहीं कर सकता है ना, ये फिक्स्ड है, ये शेप है बेसिकली, है ना, फिक्स्ड है जमीन पे। अच्छा, द वेज मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द फिक्स्ड स्फीयर एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन। तो ये वेज जो है वो इससे टकराता है और टकरा करके और वापस लौट जाता है। कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। Neglect all friction and suppose that the wedge remains in contact with the sphere for a very short time delta t, during which the sphere exerts a force F on the wedge. जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो स्फीयर जो है वो वेज पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स F लगा रहा है, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो बेसिकली स्फीयर जो है एक इम्पल्स लगा रहा है F डेल्टा टी, किसके ऊपर, वेज के ऊपर। क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स F and also the normal force N exerted by the table on the wedge during the time delta t, है ना। जब कोलिजन हो रहा है उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है इस वेज पे, वो पता करना है, और ये स्फीयर जो है वो क्या फोर्स लगा रहा है इस पे, है ना, उसको पता करना। तो इसके लिए ना अपने को एक वो बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि क्लियरली दिखे कि ये हो क्या रहा है। तो एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो ये कोलिजन के टाइम का पोजीशन अपन ने बना दिया। अच्छा, अब जो स्फीयर जो फोर्स लगाएगा इस वेज के ऊपर, तो ये तो अपन ने देखा है कि कोलिजन के टाइम पे जो भी इम्पल्स लगती है किस डायरेक्शन में लगती है, नॉर्मल डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका जो नॉर्मल होगा, है ना, उस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो इस वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कोलिजन के टाइम पे वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स F है। अच्छा, ये फोर्स जो है वो इस वेज का मोमेंटम चेंज कर रहा है। अच्छा, और मोमेंटम का चेंज जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। भाई ये वेज जो है पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था और वापस लौट गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमको फोर्स का ये कंपोनेंट चाहिए, फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है वो मोमेंटम को चेंज करेगा। तो अब आप देखें, ये वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी, तो वर्टिकल लाइन में ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है तो ये 30 हो गया, और ये 60 हो गया तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, दिख रहा है। तो इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इम्पल्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लगेगा, एफ डेल्टा टी कॉस थीटा। तो इम्पल्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो गया, फोर्स का एक्स कंपोनेंट इंटू डेल्टा टी, और फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस 30, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। तो एक्स डायरेक्शन में इतना इम्पल्स लग रहा है, और ये इम्पल्स जो है वो इस वेज का मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक है। तो इस वेज का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं पहले। तो हमको क्या दे रखा है कि ये कोलिजन जो है इलास्टिक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये कितना है, 1 है, और ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v दे रखा है अपने को, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये स्फीयर तो रेस्ट पे ही है, स्फीयर तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वेज की माइनस वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जो कि 0 है। तो वेज की फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या आ गई, v आ गई, है ना। इस डायरेक्शन में आ रहा था वापस, है ना, वेज वापस रिटर्न कर गया, ये अपने को लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, वेव रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ। तो ये वेज की फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम वेज का px, है ना, एक्स डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना है mv, है ना। mv ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है माइनस mv, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2mv हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, अपन चाहें तो आई लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी एक्स डायरेक्शन में ही। तो ये इम्पल्स जो है वो मोमेंटम को चेंज कर रहा है, तो जे एक्स जो है वो डेल्टा पी एक्स के बराबर है। तो मैं मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देता हूँ, एफ कॉस 30 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2mv। तो एफ कितना हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4mv अपॉन √3 डेल्टा टी, ठीक है। तो फोर्स जो है वो इतना हो गया। अब नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया था अपना। नॉर्मल फोर्स निकालना है अपने को, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द वेज। तो ये वेज जो है वो कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है टेबल को, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, और इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो लग रहा है। इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f sin 30, दिख रहा है f यहाँ पे है, तो f sin 30 जो है इस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो एक तो mg प्लस f sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, mg प्लस sin 30 हाफ हो गया इसका 2mv बाय √3 डेल्टा टी, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। इसको आप डायरेक्शन के साथ में लिखना चाहें तो जे लगा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं। Let h denote the perpendicular distance between the center of mass of the wedge and the line of action of f, ठीक। तो इसको एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। फोर्स का तो ये डायरेक्शन अपने को मालूम है, क्या बोल रहा है, h denote the perpendicular distance between the center of mass of the wedge and line of action of f। लाइन ऑफ एक्शन क्या है फोर्स का, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये h जो डिस्टेंस दे रखा है वो h क्या डिस्टेंस है, ये h है, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स n अबाउट द सेंटर ऑफ द वेज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में, स्फीयर एंड ये वेज जो है रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अबाउट सेंटर ऑफ मास ये इक्विलिब्रियम में है ये वेज। अब आप देखें सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया। इसका डायरेक्शन मालूम है, बट अपने को ये चीज नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। इसका जो नॉर्मल फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास के साथ में x, ये नहीं मालूम है अपने को। तो हमसे क्या पूछा है, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और ये टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, x इंटू एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x अपने को मालूम नहीं है, पर अपने को क्या मालूम है, ये वेज रोटेट नहीं कर रहा है, और वेज रोटेट नहीं कर रहा है इसका क्या मतलब निकला कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ये किसके बराबर होना चाहिए, टॉर्क ड्यू टू इस फोर्स के बराबर। आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द पेपर है, दिख रहा है। आप आर को, इसका जो आर है वो इस डायरेक्शन में हो गया आर, है ना, आर क्रॉस एफ, फिंगर्स को आर से एफ की तरफ लेकर के जाएंगे, आउटसाइड द पेपर होगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स के लिए आर जो है वो किस डायरेक्शन में, ये है,
ठीक है। तो x से नॉर्मल फोर्स की तरफ यदि आप फिंगर्स लेकर के जाएंगे तो टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये दोनों टॉर्क बराबर है अपने को मालूम है क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है। तो हम जो है वो फोर्स के कारण क्या टॉर्क लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये h अपने को दे रखा है। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, h इंटू फोर्स। ठीक है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को मालूम ही है, तो 4mv h अपॉन √3 डेल्टा टी। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के कारण भी टॉर्क जो है वो इतना ही लग रहा है। ये आपका आंसर बी पार्ट का। ठीक है।